नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन को हम कुछ इंटरेस्टिंग सवालों से शुरू करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि मान लीजिए इंडिया से एक इंडियन फ्लाइट ने उड़ान भरी अमेरिका जाने के लिए। अभी ये फ्लाइट ईरान के ऊपर ही पहुंची थी कि इतने में इस फ्लाइट में बैठे दो यात्री आपस में लड़ पड़ते हैं। इनमें से एक अमेरिकी था, दूसरा चाइनीज था। अमेरिकी ने गुस्से में आकर चाइनीज का गला दबा दिया और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि इस अमेरिकी यात्री को जिसने उस चाइनीज का कत्ल किया है इस इंडियन फ्लाइट में, इस पर कहाँ मुकदमा चलाया जाएगा? क्या ये अमेरिका में चलाया जाएगा या ईरान में चलाया जाएगा या फिर इंडिया में चलाया जाएगा? इसी तरह के कुछ और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मेरा दूसरा सवाल ये कि मान लीजिए एक विदेशी नागरिक है, वो भारत में आता है और भारत में आकर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उस पर मुकदमा कहां चलेगा? दूसरा सवाल ये कि एक इंडियन था, उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, किसी और देश में जाकर सिटीजनशिप ले ली, वहां उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, उस पर मुकदमा कहां चलेगा, इंडिया में या उस देश में? तीसरा है एन इंडियन हु रिजाइड्स इन सम अदर कंट्री एंड कमिट्स एन ऑफेंस देयर, यानी कि एक भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वो लेट्स से लंदन में रहता है और वहां पर कोई क्राइम कर देता है, उस पे मुकदमा कहां चलेगा? क्या इंडिया में उस पे मुकदमा चल सकता है? इसी के साथ साथ एक और सवाल कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट था, वो स्पेस में जाता है, स्पेस में जाकर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, इस पे मुकदमा कहां चलेगा? अगला सवाल, अ फॉरेनर हु इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, जैसे हम कई बार देखते हैं अमेरिका या पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए आतंकवादी क्या करते हैं, भारत में कोई अपराध कमिट करने में मदद करते हैं या वहां से गाइड करते हैं। ऐसे जो टेररिस्ट होते हैं, क्या उन पे भारत में मुकदमा चलेगा या फिर पाकिस्तान में चलेगा? एक और यहां पर सवाल लेते हैं, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस ऑन अ शिप, इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट? जैसे कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा कि इंडियन एयरक्राफ्ट था, अमेरिका जा रहा था, रास्ते में एक ने दूसरे को मार दिया, तो जिसने मारा उस पे मुकदमा कहां चलेगा? एक आखिरी सवाल, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडियन हु कमिट्स एन ऑफेंस ऑन अ फॉरेन शिप और एयरक्राफ्ट इफ दैट फॉरेन शिप इज एंकर्ड इन इंडिया? मान लीजिए एक विदेशी जहाज है जो कि इंडिया में एंकर्ड है, यानी कि भारत में किसी बंदरगाह पर वो रुका हुआ है, वहां पर एक इंडियन नागरिक ने जाकर उस जहाज में कोई क्राइम कमिट कर दिया। ऐसे में उस इंडियन नागरिक पे जो मुकदमा चलेगा, क्या वो इंडिया में चलेगा या फिर दूसरे देश में जिसका वो शिप है वहां चलेगा? इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करके ही इस सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सारे सवाल हैं, इनके पीछे एक ही मुद्दा आता है, वो ये कि आईपीसी की ज्यूरिसडिक्शन कहां तक फैली हुई है। आईपीसी माने क्या? इंडियन पीनल कोड, जो कि हमारा मेन क्रिमिनल लॉ है, जिसमें सभी क्राइम्स को डिफाइन किया गया है, साथ ही में उनकी पनिशमेंट्स दी गई हैं। ये कानून किन लोगों पर लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है, हमें ये समझना है। और अगर ये समझ आ गया तो ये जितने भी सवाल हमने आज अपने देखे, इन सब का उत्तर हमें मिल जाएगा। सो हमारा मेन टॉपिक यही है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल लॉन्च हो चुका है। सभी जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए या फिर अदर लीगल एग्जामिनेशंस जैसे कि क्लैट आदि के लिए आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी आईक्यू का लाइव बैच शुरू होने जा रहा है 1 अगस्त से। ये शाम का बैच रहेगा, शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस लाइव हुआ करेंगी। आपको करना क्या है, चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करके आप 18,999 रुपए में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। चलिए, ये सभी सवालों के क्वेश्चन ढूंढेंगे, उससे पहले कुछ 1-2 बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये कानून भी है बेसिकली कि भाई जो भी कंट्री है वो अपना क्रिमिनल लॉ अपने ही देश में लागू कर सकती है, किसी दूसरे देश में अपने क्रिमिनल लॉ को लागू नहीं कर सकती। सो इट इज अ इंटरनेशनल नॉर्म कि एवरी कंट्री एनफोर्सेस इट्स ऑन लॉज इन इट्स ऑन टेरिटरी, यानी कि भारत का जो कानून है वो भारत में ही लागू किया जा सकता है, भारत के बाहर पाकिस्तान में उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। बात करते हैं जब आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की, तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में हमें 2 तरह की ज्यूरिसडिक्शन देखने को मिलती है। पहली है इंट्रा टेरिटोरियल, दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है दोस्तों कि भारत के अंदर ये कानून लागू होता है, भारत की टेरिटरी में ये कानून लागू होता है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ये कि ये जो आईपीसी है ये भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये लागू होगा।
कौन सी सिचुएशंस हैं, सबसे पहले उन्हीं को समझ लेते हैं। हमने कहा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इसका मतलब ये कि हमारा जो आईपीसी है, हमारा इंडियन पिनल कोड जो है, वो भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी कुछ सिचुएशंस में लागू होगा। किन सिचुएशंस में, चलिए समझते हैं। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब यही है कि अ लॉ ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री, बट इफ एन इंडियन गोज एनीवेयर ही कैरीज द बैगेज ऑफ आईपीसी ऑन हिज शोल्डर्स। मतलब ये कि वैसे तो हमारा आईपीसी लेट्स से ईरान में लागू नहीं हो सकता, पाकिस्तान में लागू नहीं हो सकता, लेकिन एक इंडियन नागरिक एज एन इंडियन सिटीजन जब आप एक देश से, इंडिया से दूसरे देश में चले जाते हो, तो आप अपने ऊपर आईपीसी को लेकर चलते हो। आप अगर वहां पर जाकर वहां पर कोई कानून तोड़ते हो या कोई ऐसा कृत्य करते हो जो कि आईपीसी के हिसाब से एक अपराध है, तो आपके वापस आ जाने पर आईपीसी के हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा। यानी कि जो आईपीसी है, दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों के नागरिकों पर तो हम लागू नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक दूसरे देश में जाते हैं, अगर दूसरे देश में कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आईपीसी में अपराध घोषित है, तो आपको इंडिया में वापस आने पर आईपीसी के हिसाब से दंडित किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप इंडिया से जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, लेट्स से अफगानिस्तान में गए, इंडिया में बाइगमी को या फिर इंडिया में लेट्स से मर्डर को एक अपराध घोषित किया गया है। मान लो कि अफगानिस्तान में उसे अपराध घोषित नहीं किया गया, आपने वहां पे जाके 2 लोगों को मार दिया। जब आप वापस इंडिया आओगे तो आपको आईपीसी के हिसाब से दंडित किया जाएगा, आपको आईपीसी के हिसाब से इसके तहत इंडिया में सजा दी जाएगी, क्योंकि आपने अफगानिस्तान में इस कानून को तोड़ा है। एक और सवाल देखते हैं, कहता है जी एन इंडियन कमिट्स एन मर्डर इन अमेरिका विच इज पनिशेबल इन अमेरिका एज वेल, विच कंट्री विल ट्राई हिम फर्स्ट। अब यहां पर सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए एक इंडियन नागरिक था, उसने अमेरिका में जाकर किसी का कत्ल कर दिया। अब अमेरिका में भी मर्डर के लिए सजा है, इंडिया में भी आईपीसी में मर्डर के लिए सजा दी गई है। सवाल यह है कि पहले किस देश को उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इंडिया से जाकर अमेरिका में मर्डर किया, उस पर मुकदमा चलाने का हक मिलेगा, ये यहां पर सवाल है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये है कि वैसे तो दोनों ही कंट्रीज इस मामले में उस व्यक्ति को सजा दे सकती हैं, लेकिन जो पहला अधिकार होता है ऐसे मामलों में वो उस देश का होता है जिस देश की धरती पर कोई क्राइम हुआ होता है। सो इस केस में अगर एक इंडियन ने अमेरिका में जाकर कोई गुनाह किया है जो कि अमेरिका में भी पनिशेबल है और इंडिया में भी पनिशेबल है, तो अमेरिका के पास ये पहला अधिकार होगा कि वो उसे ट्राई करे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द ऑफेंस कमिटेड बाय एन इंडियन इन अमेरिका इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑफेंस इन अमेरिका बट इज कंसीडर्ड एन ऑफेंस इन इंडिया। मान लीजिए किसी इंडियन ने, जैसे कि अभी हमने कहा कि इंडिया से कोई अफगानिस्तान जाता है, वहां पर उसने कोई क्राइम किया जो कि वहां के हिसाब से क्राइम नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा ये कि जब वो वापस इंडिया आ जाएगा तो इंडिया के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से उसे ट्राई करके उसका ट्रायल होगा और उसे सजा दी जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है। अगला सवाल ये कि एन इंडियन कमिट्स अ मर्डर इन अमेरिका एंड वाज पनिश्ड बाय अमेरिका फॉर द सेम, वंस ही रिटर्न टू इंडिया विल ही बी पनिश्ड अगेन फॉर दैट मर्डर? सवाल तो ये भी लॉजिकल है कि भाई आईपीसी के हिसाब से मर्डर यहाँ पे भी पनिशेबल है, आईपीसी के हिसाब से मर्डर यहाँ पनिशेबल तो है, लेकिन अमेरिका में भी मर्डर की पनिशमेंट है। एक इंडियन ने अमेरिका में जाके मर्डर कर दिया, वहाँ पे उसको जो अमेरिकन कोर्ट से उन्होंने सज़ा दी, अब वो इंडिया आता है तो क्या इंडिया में दोबारा उसे मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा? इसका जवाब है नहीं। कारण है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया डबल जेओपर्डी का जो हमारा प्रावधान है, दैट नो वन शुड गेट द पनिशमेंट वंस अगेन फॉर द सेम क्राइम। अगर एक व्यक्ति ने एक क्राइम किया है, उसे उस क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है, दूसरी बार उस अपराध के लिए उसे सजा नहीं मिल सकती। सो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिका में सजा भुगत के आया है किसी क्राइम के लिए, भारत में आके वो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के तहत प्लीड कर सकता है कि भाई मैं ऑलरेडी सजा भुगत चुका हूं, मुझे डबल जेओपर्डी के इस प्रिंसिपल के तहत सजा दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड जो कि हमारे देश में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन्हें डिफाइन करता है और उसके लिए पनिशमेंट देता है, वो पूरे भारत में लागू होगा।
क्या कहता है जी, एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वुड बी लायबल फॉर द पनिशमेंट एज पर आईपीसी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इंडिया का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हमने इंडिया को डिफाइन कर दिया तो हमारे वो जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढ लेंगे। देखिए कहता है जी अगर सेक्शन 18 देखें आईपीसी का, वो कहता है इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, ये 2019 के बाद हम इसे मान के चलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ चुका है। सो इंडिया को अगर हम सेक्शन 18 आईपीसी के हिसाब से डिफाइन करते हैं तो इंडिया मींस व्हाट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सवाल खड़ा हो गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है, तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। हम एक एक कंपोनेंट को पढ़ते जाएंगे, उस कंपोनेंट के साथ ही हमें हमारे सवालों के उत्तर मिलते जाएंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है टेरिटरी ऑफ इंडिया का, दैट इज द लैंड मास ऑफ इंडिया। लैंड मास ऑफ इंडिया मतलब क्या, कि भारत की जितनी ये जमीन आप देख रहे हो ना, ये सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाती है। ये जितनी भी जमीन आप भारत की देख रहे हो ये सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाती है। सो हमारा वो जो सवाल था कि भाई एक फॉरेनर ने आकर भारत में कोई अपराध कमिट किया, क्या उसके ऊपर आईपीसी लागू होगा, क्या उस पर हम भारत में मुकदमा चलाएंगे, तो यस हम उस पर भारत में मुकदमा चलाएंगे, बिकॉज इंडिया का जो लैंड मास है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाता है और आईपीसी के अकॉर्डिंग यहां पर जो आईपीसी है वो लागू होगा। चलिए दूसरा यहां पर जो कंपोनेंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया का वो है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है समझते हैं। हमारी ये जो शोर लाइन है दोस्तों, ये जो हमारी समुद्र की जो ये शोर लाइन है, इससे लगभग 12 नॉटिकल माइल्स का जो ये डिस्टेंस रहता है, ये हमारे भारत का ही हिस्सा होता है। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स आप देख रहे हो, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे भारत का ही हिस्सा है। ये जो भारत का हिस्सा है जिसे हम हमारा टेरिटोरियल वाटर्स बोल देते हैं, इसके अंदर भी अगर कोई ऑफेंस होगा तो उस पे भी आईपीसी लागू होगा। अब वो सवाल याद करो जहां पे मैंने कहा था कि एक विदेशी जहाज आकर हमारे भारत की एक बंदरगाह पर रुका हुआ था, उस जहाज में कोई क्राइम कमिट हो जाता है, उसमें जिसने भी वो क्राइम कमिट किया, चाहे किसी विदेशी ने वो क्राइम कमिट किया था या फिर इंडियन ने वो क्राइम कमिट किया था, उस पे आईपीसी लागू होगा। क्यों? क्योंकि वो जो क्राइम कमिट हुआ था वो जहाज में तो हुआ था, विदेशी जहाज में तो हुआ था, लेकिन वो जहाज कहां था? भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में था, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में था, इसलिए आईपीसी यहां पर लागू हो जाएगा। चलिए थर्ड जो कंपोनेंट है हमारे इस इंडियन टेरिटरी का वो है ऑल इंटरनल वाटर्स, जिसमें लेक्स, रिवर्स और कनाल्स, जितने भी हमारी टेरिटरी में रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कनाल्स हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, हमारी टेरिटरी में जो जल स्रोत हैं वो सारे के सारे भारत की टेरिटरी का हिस्सा हैं। और इन वाटर सोर्सेज में भी अगर कोई क्राइम हो जाता है तो आईपीसी उस पर लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि भारत में असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर में कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है, बोट में कोई क्राइम हो गया, तो वो जो रिवर है क्योंकि वो भारत में है उस समय, तो भारत में जो भी क्राइम होगा, उस वाटर सोर्स में जो भी क्राइम होगा उस पर आईपीसी लागू होगा। तो ये भी हमें याद रखना है। उसके अलावा जो एक और हमारा कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों, दैट इज द कॉलम ऑफ एयर अबव द लैंड मास। देखिए हमने अभी भारत का मैप देखा, इस भारत के मैप में आप ये जमीन देख रहे हो, जमीन के ऊपर आसमान होता है, स्पेस आ जाता है, स्काई के बाद स्पेस आ जाता है। तो इस जमीन के ऊपर जितना भी हमारा स्पेस का एयर कॉलम होगा उस सारे को भी हम भारत की टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि भाई जब कोई एयरक्राफ्ट हमसे बिना परमिशन लिए हमारी जो एयर स्पेस में घुस जाता है वो इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि हमारे भारत की जो धरती है इसके ऊपर का जो भी हमारा स्पेस है, उसके ऊपर का जो भी हमारा जो स्काई है, जो हमारा एयर कॉलम है, बेसिकली वो इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई जहाज है जो कि भारत के ऊपर से उड़ान भर रहा है, अब अगर उस जहाज में भी कोई क्राइम हो जाता है, उस पे भी हम हमारा कानून जो है लागू कर सकते हैं। एक और सवाल यहां पर हम लेते हैं, एक और कंपोनेंट हम यहां पर देख लेते हैं, वो है लैंड मास टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए
हमने हमारी धरती देखी, भारत का जो मैप है हमने देखा, धरती के ऊपर का एयर कॉलम हमने गिन लिया कि वो भारत की टेरिटरी में है। अब अगर हम धरती के नीचे जाना शुरू करें तो टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारा जो भारत के नीचे की धरती है वो भी भारत का ही हिस्सा मानी जाएगी, वहां पर भी आईपीसी लागू होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई डीप माइनिंग हो रही है, कोल निकालने के लिए धरती के अंदर माइनिंग हो रही है, वहां मजदूर गए हुए हैं, एक मजदूर ने गुस्से में आकर दूसरे मजदूर को वहां पे हर्ट कर दिया या फिर उसे मर्डर कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वो भारत की धरती के नीचे ही धरती है, वो भारत के अंडर ही मानी जाएगी और वहां पर भी आईपीसी लागू होगा। एक और जो हमारा आज का सवाल भी था, सबसे पहला सवाल भी था, वो ये था कि मान लीजिए कोई भारत में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो कहीं पे भी उड़ान भर रहा है, वो इंडिया के बाहर भी उड़ान भर रहा है, लेकिन क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है या भारत में रजिस्टर्ड शिप है, वो भारत की टेरिटरी ही माना जाएगा। अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट या शिप जो कि भारत में रजिस्टर्ड है उस पे कहीं और जाकर भी क्राइम होता है तो वो माना जाएगा कि भारत की टेरिटरी में हुआ है, वो किसी मर्जी ने क्राइम किया हो। हमारा जो सवाल था ना कि एक अमेरिकन ने चाइनीज को मार दिया, जब हमारा फ्लाइट इंडिया से उड़ान भर के अमेरिका जा रहा था, ईरान के ऊपर ये सारा वाकया हुआ, तो ये रजिस्टर्ड था एयरक्राफ्ट इंडिया में, इसलिए ये जो क्राइम होगा ये इंडिया में ही माना जाएगा और इंडिया में ही हम ये इसे ट्राई करेंगे। ये सारे सवालों के आंसर हमने अभी तक देखे। चलिए अब दोबारा एक बार देख लेते हैं, कोई सवाल यहाँ रह तो नहीं गया जिसका आंसर हमने ना ढूंढा हो। सबसे पहले सवाल का हमने आंसर ढूंढ लिया। दूसरा है एन इंडियन हु टुक द सिटीजनशिप। अब इसका सवाल देख लीजिए। एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि भाई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी कहा कि भाई जब आईपीसी हमारे साथ, हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनके साथ विदेशों में भी जाएगा, लेकिन अगर आपने इंडिया की नागरिकता ही छोड़ दी, आप किसी दूसरे देश में चले गए, वहां पे जाके आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो आप सिटीजन नहीं हो ना भारत के, इसका मतलब आपके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगा। ओके, सो इसका मतलब है यहां पर इंडिया में इसके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगा। दूसरा है एन इंडियन हु रिजाइड्स इन सम अदर कंट्री, ये हमने अभी देखा कि उसके ऊपर भारत का कानून लागू होगा। एस्ट्रोनॉट वाला हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया कि भाई एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है, अब क्योंकि वो इंडियन है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो कहीं मर्जी चला जाए, आईपीसी उसके ऊपर लागू होगा ही होगा। फिर अगला है अ फॉरेनर हु इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। अब ये भी आईपीसी में स्पष्ट किया गया है कि भाई एक फॉरेनर है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है मान लो, उसने वहां से गाइड किया और इंडिया में क्राइम हो गया। अब क्योंकि उसने असिस्ट किया है इसलिए उसके ऊपर भी आईपीसी जो है लागू होगा। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस ऑन इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट, ये हमने देखा कि क्योंकि वो रजिस्टर्ड है इंडिया में उसके ऊपर भी लागू होगा आईपीसी। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ इंडियन हु कमिट्स एन ऑफेंस, ये भी हमने देखा कि अगर क्योंकि जहाज जो है वो भारतीय टेरिटोरियल वाटर्स में स्थित है और वो टेरिटोरियल वाटर्स जो है इंडिया की टेरिटरी माने जाएंगे, इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई क्राइम होगा उसमें आईपीसी लागू होगा। आई होप कि ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे एंड नाउ यू नो कि कहां कहां आईपीसी लागू होता है और कहां कहां आईपीसी की जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होती है। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।